आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 20, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कमल भीतर कपड़े बदल रही थी। बाहर कुमार प्रतीक्षा करता हुआ। नए नए संबंध की घनिष्ठता की डोर कमल के स्नेह कर में जो थी, कुमार उससे बंधता जा रहा था। उसने बुलाया था, वो गया हुआ है। यद्यपि कुमार पहले से प्रकृति का पूरा स्वतंत्र था, फिर भी इधर की परिस्थिति ने उसके लिए लक्ष्य विशेष नहीं रखा। कमल सजकर बाहर निकली और कहा, बड़ा अच्छा मौसम है ना? नीचे ऊपर देखती हुई कुमार ने भी नीचे ऊपर देखा और कहा, हाँ, आकाश और पृथ्वी दोनों का पेट भरा हुआ है, इसलिए हंस रहे हैं। चलती हुई कमल बोली, आप लिखे तो सटायर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आपको किसके सटायर पसंद हैं? ड्राइडन के? बहुत हैं, गंभीर शिक्षक के कंठ से कुमार ने कहा। आजकल तो ब्यूटी सटायर की ही हो रही है। शाह की सारी विट सटायर में लगी है। तुम्हारी बंगला में इसके कई अच्छे लेखक हैं। रवि बाबू के सटायर तो बड़े ही साफ उतरते हैं। आप बंगला साहित्य की भी जानकारी रखते हैं? चकित होकर कमल ने पूछा। हाँ, मैं वहीं इतना बड़ा हुआ, शिक्षा भी वहीं पाई। ग्रेजुएट में वहीं कलकत्ते का हूं। बंगला मेरी वर्नाक्यूलर थी। मैंने कुछ अच्छी ही तरह बंगला साहित्य पढ़ा है। शिष्टाचार पूर्वक मंदोच्चरित शब्दों में कहा। अपनी खास कल्पना पर जोर देते हुए उल्लसित होकर कमल ने पूछा, आप बंगला गाते भी होंगे? हाँ, सोचकर खुश करने के अभिप्राय से कुमार ने कहा, पर गाना तो तुम लोगों का है, यानी स्वर जिन्हें स्वर्गीय दान के तौर पर बारीक मिला हुआ है। पुरुषों का गाना तो, बात यह है कि ईश्वर ने स्त्रियों के कंठ में वीणा बांधकर उन्हें पृथ्वी पर उतारा है, और पुरुषों के गले में हंडी। आप शायद कहें डूब मरने के लिए? त्रियक दृष्टि से कुमार को देखती हुई कमल ने चोट की। नहीं, स्त्रियों की तारीफ करने के लिए, गंभीर होकर कुमार ने कहा। कमल लज्जित हो गई। कुमार ने पूछा, तुम तो गाती होगी कमल, मुझे भी अपना गाना सुनाओ एक दिन। अच्छा, लौट कर आज हमारे यहां खाना खाइए, आपको खाने में परहेज जरूर न होगा। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में कुछ बंगाली खड़े थे। दो एक कमल को जानते थे। यों उसके पहनावे और चाल ढाल से जाहिर था कि वो ब्राह्म समाज की है। बंगाली हिंदू समाज के थे। कुमार के साथ कमल को देखकर मुस्कुराए और आपस में बातें करने लगे, जैसे सुनाकर, कोई कौम छोड़ेगी नहीं ब्रह्म समाजी छोकड़ियां। 6 महीने हुए, एक ने रावलपिंडी के सिख से शादी की। हाँ हाँ, शादी के दूसरे ही दिन ऐसा मंत्र फूंका कि उसने बाल बाल सब कटा दिए और बंगाली ढंग से धोती पहनकर निकला। अब देखो काबुल और ईरान पहुंचती हैं। दोनों सुनते हुए निकल गए। कुमार गंभीर, कमल मुस्कुराती हुई। बढ़कर कमल ने पूछा, आपकी समझ में आया कुछ? हाँ, क्योंकि मैं काबुली या ईरानी नहीं हूं। पर नहीं समझ में आता है कि ब्राह्म समाज का ये विश्व प्रेम काबुली और ईरानियों को कैसे समझाएंगी तरुणियां। कमल लज्जित पग चलती गई। सोचकर कहा, यहां आपका अनुमान भी काम नहीं करता। कहते हैं कवि लोग कल्पना में समझ लेते हैं सारी बातें। आप कवि होने की कोशिश कीजिए। तुम समझी नहीं। मैं कहता हूं कि कवि होकर मैं जैसे समझ गया, पर तरुणियों का मतलब समझने वाली ये अफगानी और ईरानी भी कवि होते हैं। कमल को जैसे भरपूर किसी ने गुदगुदा दिया। प्रसन्न होकर बोली, आपने थिएटर में पार्ट भी किया है, जान पड़ता है।
कम से कम कॉलेज में ड्रामा जरूर खेले होंगे। ड्रामा भी खेले और सजीव एक्टिंग भी दिखाई। तुम देख चुकी हो। ईश्वर की कृपा पहले से मुझ पर ऐसी है कि जितने कदम उठाए सब पीछे की ओर शुमार किए गए। कमल समझी। हृदय में दुख की छाप पड़ते ही बात बदल दी। कहा, आप ईरानियों की कविता समझने की बात कह रहे थे। आप तो ये जानते हैं कि पेड़ों की भाषा और मेघमाला की भाषा भिन्न है, पर पेड़ों की प्यास, उनका आकर्षण मेघमाला समझती है और आर्द्र होकर उन पर स्नेह सिक्त धारा बरसाती है। मरुभूमि के लिए उसका ये नियम नहीं। हाँ, मैं समझा, पर यह जरूर कहूंगा कि काबुली हृदय की प्यास बुझाने वाली कल्पना में काव्यरस अधिक है। वे गंवार हैं, हम लोगों को बनाया करते हैं। ब्राह्म समाज का मुकाबला करे, देर है। आज भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, हर विषय के सर्वोत्कृष्ट योग। बीच में बात काटकर कमल को उत्तेजित जान कुमार ने कहा, इसमें क्या शक है। काव्य, विज्ञान, दर्शन, इतिहास, राजनीति, यहां तक कि संपादकत्व में भी ब्राह्म समाज सबसे आगे है। मन में कहा, इसी तरह प्रेम में भी बढ़ गया तो क्या बुरा हुआ। खुलकर कहा, ये मेरा घर है। कमल बोली, आपका घर देखूंगी। आपकी माँ है, मिलूंगी उनसे। आइए, कहकर जीने से खटाखट चढ़ती हुई गई। पीछे पीछे कुमार 2 मंजिल पर गई। नीरू जलपान कर बैठी थी। देवी सावित्री कुमार आ रहा है जानकर बैठी रही। नीरू को देखकर एकाएक खुशी से उद्वेलित हो, अच्छा तुम भी हो, कहकर मंद स्मित हाथ जोड़कर सावित्री देवी को नमस्कार किया। कुमार के पढ़ाने की खबर सावित्री देवी को मालूम हो चुकी थी। उठकर अपनी कुर्सी पर कमल को बैठा लाए। कुमार भी आ गया। परिचय करा दिया, पर कुमार के गले में उसका साधारण स्वर्ण था। सावित्री देवी ने एक बार नीरू को देखा। उसे निष्पलक अपूर्व भाव से कुमार को देखते हुए देखकर रामचंद्र को आवाज दी। रामचंद्र नीली के साथ छत पर खेलता हुआ बातें कर रहा था। मां से दूसरे कमरे से कुर्सी ले आने की आज्ञा सुनकर उतर आया और कुर्सी लेने गया। कुर्सी पर कुमार को बैठने के लिए कहकर सावित्री देवी पलंग पर नीरू के एक बगल बैठ गई। नीली भी उतर आई और रामचंद्र के साथ बाहर वाले बरामदे से देखने लगी। मां, इन्हें ही पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया हूं। श्री कमल सुषमा चटर्जी इनका नाम है। आदर के स्वरों में कुमार ने मां से कमल को परिचित किया। कमल की बिल्कुल खुली हुई, निस्त्रास, हवा हवा पर उड़ती हुई जलभारानत मेघमाला वाली प्रकृति के सामने सावित्री देवी एक अज्ञात दबाव से जैसे संकुचित हो गई। उनके गृहस्थ जीवन में वैसी प्रकृति का परिचय न हुआ था। उनकी परिचित बंगाली समाज की महिलाओं का गृह की सीमा में ही कुशल, क्षिप्र, शिक्षित और उन्नत रूप था। ब्राह्म समाज का नाम वे सुन चुकी थीं और दूसरी बंगाली महिलाओं की तरह शिष्ट भाव से उन्हें ब्रह्मज्ञानी कहती थीं। उनके मन में नीरू शिक्षित लड़कियों की चरम विकसित रूप थी। बिल्कुल मेम या मिस का स्वभाव उनकी प्रकृति पर एक अज्ञात दबाव छोड़ता था। जैसे उनकी संस्कृति की वो रूपरेखा नारी स्वभाव के प्रतिकूल मालूम देती हो। अपने में समाई हुई मधुर क्षीण स्वर से बोली, मैंने अनुमान कर लिया था। क्षण मात्र देर किए बिना, जैसे पहले से घनिष्ठ परिचय रहा हो, ऐसे स्वर से कमल ने पूछा, इनसे आपका कैसा परिचय है। ये मेरी मालकिन है। सावित्री देवी मधुर मुस्कुराई। इससे कमल की शंका निवृत्त न हुई। वैसे ही खुली आवाज में पूछा, आपके मकान का किराया वसूल करने वाली। नीरू जल उठी, पर बैठी रही। कुमार की मां को देखती आंखें मुस्कुरा दीं। नहीं, सावित्री देवी ने कहा, हमारे गांव की जमींदार। पहले इनके पिता थे, अब ये हैं, कहकर स्नेह से नीरू को देखने लगी। कुमारी गांभीर्य की स्वर्गीय महत्ता से नीरू मौन थी। रह रहकर एक विशेष भाव से कुमार को देख लेती थी। बहुत सी बातें कुमार के भी मन में उठीं, पर दम साधे बैठा रहा। नीरू ज्यों ज्यों गंभीर हो रही थी, कुमार चंचल। जब से आया, संवर्धना का शब्द नहीं निकला। सोचकर त्रुटि से बचने के लिए बहुत कुछ अपने को संभाल कर कहा, बड़ी कृपा हुई जो यहां आने का कष्ट स्वीकार हुआ आपको। कहकर मन में सोचा, जैसे त्रुटि हो गई। नीरू कुछ न बोली। सावित्री देवी कमल की अभ्यर्थना के विचार से उठकर दूसरे कमरे की ओर मन में एक निश्चय से प्रसन्न होकर चली कि कमल ने नीरू से कहा, तुम तो ऐसी मौन हो जैसे ससुराल आई हो। इन्हें पश्चाताप है। कुमार ने कहा,
कमल एकाग्रता से कुमार को देखने लगी। कुमार कहता गया, एक रात बगैर पहचाने मुझे गोरू कह दिया था। कमल खिलखिलाकर हंस दी। कुमार कहता गया, कुछ चिढ़ गई थी, हालांकि कसूर मेरा न था। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा है, उसी स्वर से गा रहा था, लिहाजा गाने में एक हक मेरा था। बात को ये गाने लगी। इनके मधुर स्वर के आगे मुझे अपना स्वर भूल गया। रास्ता भूला राही जैसा मैं इनके अगिया बैताली स्वर के पीछे पीछे चला। नीरू पहले की तरह चुपचाप प्रतिमा सी बैठी रही। कमल जानती थी कि नीरू अच्छा नहीं गाती। समझी ये उस पर मजाक है। खुशी से भरी हुई पूछा, फिर ये अपने सत्य रूप में प्रकट हुई और मुझे रास्ता बता दिया। इसी समय तश्तरी में जलपान सजाकर सावित्री देवी आई और कमल की बगल में खड़ी हुई। उनके पूछने से पहले ही वो ढंग देखकर जलपान उसी के लिए लाया गया है समझकर कमल ने कहा, मैं इस वक्त जलपान नहीं करूंगी, आप ले जाइए। सावित्री देवी लौट गईं। मलिकवा की मां पान ले आई। मैं पान नहीं खाती, कहकर कमल ने एक इलायची उठा ली। फिर नीरू से सस्नेह उसी सखी भाव से कहा, हम लोग टहलने निकले हैं, लौटकर मेरे घर चलो, डॉक्टर साहब गाना सुनेंगे। कमल ने स्वर से समझा दिया कि मैं भी गाऊंगी। अगर उस दिन कोई कसर रह गई हो तो पूरी कर लेना। पर नीरू ने निमंत्रण स्वीकार न किया। मन में एक अशांति एकाएक पैदा हो गई थी। बहुत संभल कर, जैसे कहीं से भी न खुले, कहा, नहीं कमल, मुझे फुर्सत न होगी। नीली एकटक खड़ी हुई कमल को देख रही थी। कुमार के लौटने पर नीरू का हाल कहने का विचार कर सावित्री देवी कमरे में आई कि नीरू उठी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुमार और नीरू के संबंध का स्वल्प मात्र कारण सावित्री देवी को जितना दृढ़ बांध सकता था, बांध चुका था। इसलिए नीरू के प्रति उनकी वैसी स्नेहधारा उसके दर्शन मात्र से प्रवाहित हो चलती थी। हाथ पकड़कर, हमें फिर तुम्हें जल्द देखने की प्रतीक्षा रहेगी, कहकर साथ साथ नीचे उतरी। नीली एक दफा कमल को असह्य दृष्टि से घूर कर बहन के साथ हो ली। कमल इस वैषम्य का जैसे कोई कारण न समझ पाई, ऐसी दृष्टि से नीरू की ओर देखती रही। कुमार चुपचाप बैठा रहा, जैसे ये सब अंधकार हो, इसके भीतर दृष्टि साफ हो ही नहीं सकती, समझ रहा हो। सावित्री देवी के लौटने पर शिष्टाचार के विचार से कुछ देर तक बैठी साधारण बातचीत कर रामचंद्र की ठोड़ी हिलाकर कुमार को लेकर कमल घर लौटी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 20 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।